Angular momentum, this is basically the cross product of position vector of a rotating body about an axis of rotation, cross product of position vector and the linear momentum of that body. Position vector और linear momentum का cross product, ठीक है, that's called the angular momentum of that body. क्योंकि जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है डेफिनेटली वो किसी न किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है ना, कोई उसका सेंट्रल पॉइंट होता है जिसके अबाउट बॉडी हमेशा रोटेट करती है, ये रेफरेंस पॉइंट जिसे हम कहते हैं वो इसका, और वो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई कर रहा होता है। तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के जब बॉडी रोटेट करती है तो उसका जो पोजिशन वेक्टर है, यानी कि उस एक्सिस से लेके जहाँ पे जिस पॉइंट पे उस वक्त वो बॉडी है वहां तक का जो पोजिशन वेक्टर है वो पोजिशन वेक्टर, और उस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट्स कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम नॉर्मली एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन वेक्टर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम को नॉर्मली कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाउ वी कैन ड्राइव इट्स फार्मूला? Consider a body having mass m is rotating about an axis of rotation. Let's suppose हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, ये रोटेटिंग बॉडी है, इसका मास जो है दैट इज m, ठीक है, ये किसी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। ये जो O है ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, और ये बॉडी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है ना, यानी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस बॉडी के हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो दैट इज इक्वल। तो इस बॉडी का विद मास m, इसका रेफरेंस पॉइंट से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है दैट इज r, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द पोजीशन वेक्टर r। इसका जो लीनियर मोमेंटम है इस पॉइंट के ऊपर इस बॉडी का दैट इज p, ठीक है, लीनियर मोमेंटम p है, और इसकी डायरेक्शन क्या, ऑफ कोर्स मोमेंटम इज अ वेक्टर ऑफ क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी इस लीनियर मोमेंटम की, ऑलवेज टेंजेंट टू द पॉइंट, ठीक है, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट होगा, हर पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है। और इसकी एंगुलर वेलोसिटी के डेफिनेटली बॉडी रोटेट कर रही है किसी सर्कुलर मोशन में, रोटेटिंग मोशन में है, एंगुलर मोशन में है, तो इसी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमने ऑलरेडी राइट हैंड रूल से देखा था कि ऑलवेज अगर हम अपनी फिंगर्स को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करते हैं तो हमारे जो इरेक्ट थंब की डायरेक्शन है जो कि बेसिकली अपवर्ड बनेंगी इस केस में, वो हमारी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की डायरेक्शन है। तो ओमेगा हमारा किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। लीनियर मोमेंटम p जो है वो टेंजेंट टू द कर्व है, लीनियर वेलोसिटी सॉरी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो ओमेगा है वो अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। लेट्स सपोज the angular momentum L of this body having position vector r and linear momentum p is written as, हम L को कैसे डिफाइन करेंगे, अभी हमने बात की थी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। here r is the position vector and p is the linear momentum, so the cross product of position vector and linear momentum, ऑर्डर का आपने ख्याल रखना है बिकॉज वी नो द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, इसमें ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैटर करता है। तो हे इट इज आर क्रॉस पी नॉट द पी क्रॉस आर, ठीक है, आर क्रॉस पी है, तो इसको अगर हम ओपन करें क्रॉस प्रोडक्ट को, तुम्हें पता है मैं इसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस आर पी साइन थीटा वेयर एन हेड इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर मीन डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है व्हिच डिफाइंस आर, ठीक है, जिस प्लेन के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है आर और पी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, आर और पी की प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये एल जो है ये नॉर्मल बनेगा टू दिस पॉइंट where theta is the angle between r and p, r और p के दरमियान में एंगल जो है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा, ठीक है, ये p है ये r है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को देखें तो देखें, लेट्स सपोज हमने कहा कि ये यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड जो है 1 है यूनिट वेक्टर की, तो ये आर पी साइन थीटा आ गया। अब p यहाँ पे क्या लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम वी के इक्वल होता है,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करें तो ये आपको पता चलेगा L इज इक्वल टू आर एम वी साइन थीटा। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। अगर हमने इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करनी है देन यू कैन राइट इट लाइक दिस, L इज इक्वल टू आर प्लस आर कॉस पी। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम इस चीज को यूं भी डिराइट कर सकते हैं। सिर्फ हमने पी की वैल्यू पुट की और हमने इसको इसका वेक्टर फॉर्म जो वो ओपन की, L is equal to R m v sin theta. Here R is the position vector, m is the mass of the body, and v is the velocity of that body, linear velocity of that body, and theta is the angle between position vector R and linear momentum v. Now the magnitude of angular momentum is zero. मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम की जीरो कब होगी? देखिए, ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा के, वट एवर आपका थीटा क्या है। अगर तो थीटा जीरो है, थीटा जीरो होने का मतलब है कि अगर आर और पी दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है ना, अगर आर और पी पैरेलल है, पैरेलल होने का मतलब है थीटा जीरो है, थीटा जीरो होगा तो ये आपके पास साइन थीटा जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, और ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम जो एल जो है वो जीरो हो जाएगा। तो एल आपके पास जीरो आएगा अगर आर और पी पैरेलल है, पैरेलल या एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मीन 180 डिग्री एंगल, 180 साइन 180 भी जीरो होता है। अगेन आपके पास एल जीरो आ जाएगा। तो एल आपके पास जीरो होगा आइदर आपके पास एम आर और पी पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, यानी कि थीटा चाहे जीरो है चाहे 180 डिग्री है, दोनों केसेस में आपके पास एंगुलर मोमेंटम जीरो आ जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम कब होगा? ठीक है, मैक्सिमम जब होगा जब आपके पास एंगल मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा कब मैक्सिमम होगा? साइन 90 पे, जब थीटा आपके पास 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 का मतलब है 1, तो देन आपके पास एल की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, दैट विल बी इक्वल टू आर एम वी, बिकॉज साइन 90 विल बी 1। ठीक है, इसका मतलब है 90 होने का मतलब है कि जब आर और पी परपेंडिकुलर हैं, तो जब आर और पी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री के एंगल के साथ होंगे, तो एल की आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी? एम आर पी के इक्वल। वी कैन राइट इट लाइक, ऑल्सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। वी किसके इक्वल होता है? अगर हम इसको एंगुलर क्वांटिटीज के फॉर्म में लिखें बजाय हम लीनियर क्वांटिटीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। देखिए, वी ऑलरेडी हम दे चुके हैं लीनियर वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो वी की वैल्यू पुट करें आर ओमेगा, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये भी आर था, ये भी आर स्केयर एम आर स्केयर ओमेगा, एम आर स्केयर ओमेगा। तो एम आर स्केयर किसके इक्वल होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है, आई। Here mr square is equal to movement of inertia of a rotating body. इसको हम लिख सकते हैं I omega. I is the moment of inertia and omega is the angular velocity of a rotating body. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंट। तो दो तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये भी एम आर बी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओमेगा के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम को। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है देन एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम? ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट फाइंड करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी हम कहते हैं, या जॉल सेकंड के इक्वल भी होता है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, जॉल सेकंड आप लिख लें या केजी मीटर पर सेकंड के। हाउ दे कैन रिलेट इट लाइक दिस? दे कैन रिलेट लाइक दिस, एल इज इक्वल टू एम आर वी। ठीक है, हमें पता है कि ये एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन है। फिर एम इज द मैस, मैस का यूनिट क्या होता है? केजी। आर क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है ना, डिस्टेंस मीटर में हमेशा होता है, ये मीटर आ जाएगा, इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको हमने यूनिट का, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये भी मीटर है ये भी मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, एल इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम आपको इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखिए वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल होता है? अगर हम वर्क डन को डिफाइन करें तो वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स किससे इक्वल होती है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए इंटू एस। तो अब W इज इक्वल टू एम ए एस। W क्या है? वर्क डन है, वर्क डन को हम का यूनिट क्या होता है? जॉल। जॉल इज इक्वल टू मैस का यूनिट है केजी,
एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं मीटर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेकंड स्क्वायर है, इसमें से एक सेकंड को आप इधर ले जाएं, सेकंड स्क्वायर था ना, एक एस को आप इधर ले जाएं, सेकंड को इधर ले जाएं, तो ये होगा जॉल सेकंड। जॉल सेकंड इज इक्वल टू दिस थिंग। अब देखें, ये एक इक्वेशन थी, एक इक्वेशन ये, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, इन दोनों की राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। ठीक है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो अगर हम इनको कंपैरिजन करते हैं तो इसका मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है। तो कंपेयर करें इनकी लेफ्ट हैंड साइड को, L इज इक्वल टू जॉल सेकंड, L इज इक्वल टू JS जॉल सेकंड। तो इसका जो यूनिट है वो दोनों बनते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी है और जॉल सेकंड भी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन क्या होगी? अगेन यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम by using right hand rule because it's a vector quantity। तो इसकी हम right hand rule से डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अगेन place curl your finger, place your fisted right hand at the location where tails of R and P are joined। ठीक है, आप अपने अपना हैंड यहाँ पे रखना है जहाँ पे R और P की टेल ज्वाइन है, इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है ना, R और P की टेल यहाँ पे ज्वाइन है, यहाँ पे आपने अपना हैंड रखना है, राइट हैंड रखना है और फिंगर्स को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने कर्ल करना है। ठीक है, जब कर्ल करेंगे तो आपका जो इरेक्ट थंब होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर दिस पॉइंट, और वो आपकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। You must join your right hand at the location where tails of R and P are joined in such a way that fingertips are along the direction of rotation, counterclockwise direction बनेगी through smaller angle। Now the erected thumb will indicate the direction of angular momentum। ठीक है, जो आपका इरेक्ट थंब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा that will be along the direction of angular momentum। Now the angular momentum vector L is always perpendicular to the plane defined by R and P। L हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये हमने पहले बात की, L हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा टू द प्लेन विच डिफाइन P एंड R। उस प्लेन के जो P और R को डिफाइन कर रही है, यानी कि P और R वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा इसकी डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की। Now next is the relation between angular momentum and torque। How they can relate? एंगुलर मोमेंटम हम टॉर्क से रिलेट कैसे कर सकते हैं? देखें, एंगुलर मोमेंटम के रिलेशन से ही स्टार्ट करें। हमें एज वी नो दैट L इज इक्वल टू R प्लस P। ठीक, दोनों तरफ आप टाइम डेरिवेटिव ले लें, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा DL ओवर DT। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगाएं जो डेरिवेटिव का होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस, dr ओवर dt क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल होता है? लीनियर वेलोसिटी के। तो ये आ जाएगा v के इक्वल, v क्रॉस p प्लस ये आपके पास आ जाएगा dr ओवर dt के वेलोसिटी v क्रॉस p प्लस r एज इट इज इंटू dp ओवर dp भी एज इट इज लिख लें। ठीक है, नाउ dl ओवर dt ये ऐसे रह जाएगा v इंटू कॉस, ये है लीनियर मोमेंटम p। लीनियर मोमेंटम p किसके इक्वल होता है? mv के, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट में mv प्लस r इंटू dp ओवर dt। इसको एज इट इज रहने दें। यहाँ से बस चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब वो इस रिलेशन के इक्वल आ गया, नाउ द टर्म दिस विल बी जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा? देखें वेलोसिटी मास तो यहाँ पे देखें कांस्टेंट है। ठीक है ना, ये तो मैटर नहीं करता, क्रॉस प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के बीच में आएगा, ये तो जस्ट एक उसके साथ एक नंबर है। ठीक है, मैथ की कोई वैल्यू है, मेडिकल वैल्यू है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक जस्ट नंबर है, एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर से। बेसिकली ये दो वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन है v क्रॉस v, तो ये क्या है? सेम क्वांटिटी है। ठीक है, यानी कि सेल्फ प्रोडक्ट है एक वेक्टर का अपने साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट है, उसको सेल्फ प्रोडक्ट भी कहती है, या टू प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो जब सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं तो वेक्टर के दरमियान में वेक्टर का अपने ही साथ जो एंगल होता है दैट इज जीरो।
तो जीरो एंगल है तो v क्रॉस v जब लेंगे v इसको ओपन करें v स्क्वायर साइन थीटा, थीटा क्या है जीरो है, साइन जीरो जीरो, तो ये क्वांटिटी आपके पास जीरो हो जाएगी बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज जीरो। ठीक है, ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो dl ओवर dt किसके इक्वल रह जाएगा, r क्रॉस dp ओवर dt। ठीक है, तो dl को इसको जस्ट रीराइट करें, ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा r क्रॉस dp ओवर dt, r क्रॉस dp ओवर dt। तो ये dp ओवर dt क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ याद करें, dp ओवर dt को हमने कहा था ये किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है, F इज इक्वल टू ma। न्यूटन के सेकंड लॉ को हमने इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम रिप्रेजेंट किया था, तो वहां से फोर्स हमारे पास आ गई थी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dp ओवर dt। तो dp ओवर dt विद रिस्पेक्ट टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ किसके इक्वल है, फोर्स के। इसको हम लिख सकते हैं r क्रॉस f, f है फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, इट इज r क्रॉस f। r क्रॉस f किसके इक्वल होता है, ये टॉर्क की डेफिनेशन है, टॉर्क को हम डिफाइन करते होते हैं प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स अप्लाइड एट दैट पॉइंट। ठीक है, r क्रॉस f दैट इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ दैट रोटेटिंग बॉडी। तो यहाँ से टॉर्क किसके इक्वल आ जाएगा, dl ओवर dt के। टॉर्क इज डिफाइंड एज dl ओवर dt एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को आप यूं रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टार्क। टार्क और एंगुलर मोमेंटम को हम यूं रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। Now the next is moment of inertia. What is the moment of inertia of a rotating body? ठीक है, तो किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे, रिजिड मीन सॉलिड बॉडी का। ठीक है, तो सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सिंपली अभी हमने पीछे बात की थी यहाँ पे जब हम इसको रिप्लेस किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने कहा था कि एम आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आई के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर किसके इक्वल था, आई के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो ये क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट है मैस का और आर का, आर स्क्वायर का। So the product of mass of a body, ठीक है, mass of a body and square of perpendicular distance between body and axis of rotation। और जो डिस्टेंस है उसके स्केयर का, कहाँ का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी होती है और एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर बॉडी आपकी यहाँ पे है तो यहाँ से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आर है हमारा, बेसिकली आर, perpendicular distance between body and axis of rotation r। r का स्केयर लेना है और into mass of that body and that is equal to the moment of inertia of that body। ठीक है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उस बॉडी के mass का और perpendicular distance between body and axis of rotation का जो प्रोडक्ट है that's called the moment of inertia। The moment of inertia of a body of mass m which is rotating in a circle is defined like this। ठीक है, I is equal to mr square and what is the unit of moment of inertia, इसका यूनिट क्या बनेगा, mass है, mass का यूनिट क्या होता है kg, r क्या है, r के लिए हम यूनिट यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं मीटर, तो ये आ जाएगा मीटर का स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशंस आ जाएंगे। Now what is the relation between torque and moment of inertia? ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टार्क के दरमियान में आपने रिलेशन फाइंड करना है। अभी पीछे में रिलेशन फाइंड किया था टार्क और एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, ये टार्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन था, अब हमने टार्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन फाइंड करना है कि टॉ और आई के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगेन लेट्स कंसीडर अ बॉडी व्हिच इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ मास m। कोई बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, ये उसका सेंटर है सर्कल का। नाउ इट्स मेकिंग एन एंगल रेफरेंस विद रेफरेंस लाइन थीटा। ठीक है,
मैसलेस बेसिकली ये जो बॉडी है ये आपकी कोई मैसलेस रॉड है और इसकी जो लेंथ है इस रॉड की दैट इज आर। ठीक है, ये पॉइंट सी है, इस सी के ऊपर ये इसका एक एंड जो वो फिक्स है। नाउ place this rod in horizontal plane in such a way that its one end carries mass m while other end is pivoted at c। यानी कि जो आपकी रॉड थी, ठीक है, उस रॉड का एक जो एंड है उसके ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसका पॉइंट पार्टिकल है जिसका मास m है, जबकि उसका जो दूसरा एंड है वो पॉइंट c के ऊपर फिक्स है। ठीक है, और उसकी जो लेंथ है इस रॉड की दैट इज r। अब ये रेफरेंस लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी? द एक्सेलरेशन a इज प्रोड्यूस इन द मास। डेफिनेटली जब ये यहाँ इस मास के ऊपर जब कोई फोर्स लगेगी, अब अप्लाई करेंगे तो उसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और हमें पता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, आप लगाते हैं, तो वो उसके ऊपर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वो किसके इक्वल होता है? F इज इक्वल टू ma। नाउ द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि बॉडी लीनियर मोशन में नहीं है, एंगुलर मोशन में है। ठीक है, नहीं बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो ये बॉडी रोटेट कर रही है एंगुलर मोशन में। जब बॉडी एंगुलर मोशन में होती है तो वहां पे उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व होता है। दैट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज फोर्स टेंड्स टू रोटेट द बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो बॉडी को रोटेट कर रही है सर्कुलर पाथ में अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज फिक्स एट ए पॉइंट सी। तो डेफिनेटली एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और उस एंगुलर एक्सेलरेशन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ऑलरेडी वी हैव डिफाइंड द फार्मूला, कि हमें ऑलरेडी हमने डिफाइन कर किया हुआ है पहले, इसको प्रूव भी किया है, इस रिलेशन को हमने ड्राइव किया था कि लीनियर एक्सेलरेशन, इनके जो लीनियर एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है और जो एंगुलर एक्सेलरेशन उनके दरमियान में जो रिलेशन होता है दैट विल बी इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। A, here A is the linear acceleration, tangential component of linear acceleration. R is the length of the rod, and here alpha is the angular acceleration. Now put this value of A into this in this equation 1. F is equal to m, A की जगह आपके पास आ जाएगा R alpha, तो ये आ जाएगा F is equal to mr alpha. Now multiply both sides by R, दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा RF, इधर भी R से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा m r स्क्वायर अल्फा। देखें RF क्या है? प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R और F। R और F का पोजीशन वेक्टर R का और फोर्स का जो मल्टी प्रोडक्ट होता है वो टार्क के इक्वल होता है, अभी हमने पीछे देखे। ठीक है, तो टॉर्क ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी टॉर्क इक्वल, और ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर अल्फा। तो एम आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अभी हमने डिफाइन किया है, दिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी आई। एम आर स्क्वायर को रिप्लेस कर दें आई से, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा टॉ टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। here tau is the torque, I is the moment of inertia, and alpha is the angular acceleration. So this is the relation between torque and moment of inertia of a rotating body that is rotating about a axis of rotation. ठीक है, now the value of this torque will be 0 when body rotates with constant angular velocity. ठीक है, जबकि बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ सर्कल में रोटेट करेगी तो फिर उसका टॉर्क हमेशा जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? कि अगर कांस्टेंट देखें एंगुलर वेलोसिटी है तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो है, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। जब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो बॉडी का टॉर्क भी जीरो होगा। ठीक है ना, तो सो रिमेंबर दिस पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टार्क, जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है सर्कुलर पाथ में तो उसका टार्क जीरो कब होता है? टार्क तब जीरो होता है जब बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करती है। ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करने का मतलब है कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, दैट्स व्हाई उसका टार्क जो है उसका उसके ऊपर एक्ट करने वाला जो टार्क है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, the moment of inertia in angular motion plays the same role as mass plays in the linear motion. ठीक है, यहाँ पे आई वही रोल प्ले कर रहा है जो कि mass प्ले करता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू ma।
ठीक है, F इज इक्वल टू एम से कंपेयर करें तो ये टॉर्क फोर्स को कंपेयर कर रहा होता है, अल्फा कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन को, एंड हियर आई कॉरेस्पॉन्ड टू द mass of the body. Now what is the moment of inertia of a rigid body? इसे rigid body का moment of inertia कैसे हम find करेंगे? तो let's suppose you have a rigid body, आपके पास कोई rigid body है, ठीक है, इसकी कोई symmetry नहीं है, एक rigid body है और किसी भी एक rough shape में है, ठीक है, तो आप उसको एक different points के ऊपर ले लें, देखें मैस पार्टिकल जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर है, हमने सपोज कर लिया कि जो रिजिड बॉडी है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ एन स्मॉल पार्टिकल्स, उसमें बहुत सारे एन स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनके जो मैसेज हैं वो m1 से लेके mn तक जा रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट मैस पार्टिकल है उसका मैस m1 है, सेकंड मैस पार्टिकल का मैस m2 है, एंड सो ऑन अप टू mn, n का mn होगा, सो द मैसेज m1 m2 m3 mn दे आर लोकेटेड एट डिस्टेंस, आपने कोई रेफरेंस पॉइंट ले लें, उस रेफरेंस फर्ज करें हमने ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ठीक है, इसको आप O का नाम दे दें या C का दे दें इस पॉइंट को, इस रेफरेंस पॉइंट से जो m1 का डिस्टेंस है दैट इज r1, हम r1 पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, मैस पार्टिकल m2 को का जो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है दैट इज r2, इसकी जो पोजीशन है दैट इज r2, m3 की जो पोजीशन है इस पॉइंट से दैट इज r3 एंड सो ऑन, mn की पोजीशन होगी rn, ठीक है, तो ये इनकी पोजीशन वेक्टर आप रिप्रेजेंट कर लें। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन m1 इज, अब पॉइंट पार्टिकल m1 के ऊपर जो टार्क एक्सर्ट हो रहा है, जो टार्क लग रहा है, ठीक है, जो फोर्स लग रही है उसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी, टॉर्क किसके इक्वल होगा, m1 पॉइंट के ऊपर जो है ये किसके इक्वल होगा, m, अभी हमने देखा टॉर्क किसके इक्वल होते हैं, टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा यानी कि m r स्क्वायर अल्फा, m r स्क्वायर अल्फा, तो पॉइंट m1 के ऊपर लगाएंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करें m1 के ऊपर तो क्या आ जाएगा, m1 का मैस r1, बिकॉज m1 का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से या रेफरेंस पॉइंट से दैट इज r1, r1 का स्केयर और उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी अल्फा 1, तो ये अल्फा 1 आ जाएगा, यानी कि सबके लिए सबस्क्रिप्ट में हम 1 यूज करेंगे बिकॉज हम मैस पार्टिकल 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैस m1 के ऊपर जो टार्क लग रहा है वो ये। सिमिलरली द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क टू एट पॉइंट मास पार्टिकल 2 m2 के ऊपर जो अब टार्क एग्जर्ट कर रहा है उसकी ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ठीक है, m2 आ जाएगा, मैस पार्टिकल 2 का मैस आ जाएगा, उसका पोजीशन वेक्टर r2 आ जाएगा और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 2 आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है, इसी तरह से जो nth पार्टिकल है mn उसके ऊपर एग्जर्ट करने वाला टार्क किसके इक्वल आ जाएगा, टॉ n किसके इक्वल आ जाएगा, mn rn स्क्वायर एंड अल्फा n, ठीक है, एंड सो ऑन। Now the total torque acting on this rigid body, अब इस rigid body के ऊपर जो total torque exert कर रहा है वो किसके इक्वल होगा, लेकिन टॉर्क जो है ये एक, जब टोटल टार्क आप फाइंड करेंगे तो आप इस बॉडी पे लगने वाले तमाम टार्क को ऐड करेंगे, दिस इज एन एडिटिव क्वांटिटी, ठीक है, टोटल टार्क जो है वो ऐड होगा, एडिटिव क्वांटिटी है, टार्क ऐड करें, फर्स्ट बॉडी पे एक्सर्ट होने वाला टार्क प्लस सेकंड बॉडी पे एक्सर्ट होने वाला टार्क प्लस थर्ड मैस पार्टिकल पे एक्सर्ट होने वाला टार्क एंड प्लस अप टू nth जो पार्टिकल है उस पे जो टॉर्क एक्सर्ट हो रहा है वो सबको ऐड कर लें, तो टॉ वन किसके इक्वल था, दिस वन प्लस टा टू दिस थ्री प्लस टॉ थ्री, ठीक है, एंड प्लस टॉ एन दिस थिंग, इन सबको आप सिंपली ऐड कर लें, ठीक है, इसको अगर हम कंबाइन करके समेशन की फॉर्म में लिखें तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं, now the all mass particles of the body are rotating with same angular acceleration alpha, ठीक है, बिकॉज बॉडी इज रिजिड, अब रिजिड बॉडी है तो उसके तमाम जो मैस पार्टिकल है वो सेम एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहे हैं, तो जो अल्फा है वो सबके लिए सेम है, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एन ये सारे के सारे सेम है, इनकी एक ही वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि वो जो वैल्यू दैट इज अल्फा वो अल्फा के इक्वल है, तो इसमें पुट कर दें जहां जहां पे अल्फा 1 अल्फा 2 ये है वहां पे सिर्फ अल्फा पुट कर दें, तो इसको हमने अल्फा से रिप्लेस कर दिया और नाउ अल्फा जो है वो इस सब में कॉमन है, अल्फा को बाहर निकाल लें और ये जो सीरीज है इसको हम क्लोज करके लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में, ठीक है, इस सीरीज को हमने क्लोज करके समेशन की फॉर्म में लिख दिया, समेशन लगा दिया हमने, लेट्स सपोज समेशन हम जो है वो आई वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक,
ठीक है, आई वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to n, तो ये सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा एम आई आर आई स्क्वायर और अल्फा कॉमन था ये निकाल, यानी कि इसको अपने क्लोज करके लिख लिए। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो आपके पास दोबारा ये चीज वापस आ जाएगी। ओपन कैसे करेंगे, आई 1 से लेके n तक पुट करें तो ये सीरीज आपके पास ओपन हो जाएगी। आपने जैसे उसको समेशन की फॉर्म में कंबाइन करके लिख लिया। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। ठीक है ना, हमें पता है कि एम आर स्क्वायर मास और पोजीशन वेक्टर आर का जो स्क्वायर होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के इक्वल होता है। तो ये उसका समेशन है, यानी कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रिजिड बॉडी, दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रिजिड बॉडी। तो इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम वी कैन रिप्लेस इट लाइक विद आई, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग रिजिड बॉडी। सो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, वही रिलेशन हमारे पास दोबारा आ गया है कि टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, फॉर अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। ठीक है, बट रिमेंबर दिस थिंग कि आई जो है यहाँ पे उस रोटेटिंग रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इसके इक्वल है, यानी कि आपने हर पॉइंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना है तो फिर आपके पास टोटल आई आएगा। ठीक है, ये आपके पास नीचे कुछ डिफरेंट शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज गिवन है। ठीक है, इनके ये रिलेशन आपको अपने याद करने हैं, आपको पता होने चाहिए हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। लाइक डिफरेंट ज्योमेट्रीज दी हुई है, सिमेट्रीज गिवन है कि इस ज्योमेट्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर सरफेसेस। ठीक है, रेगुलर का दिया हुआ है, इरेगुलर बॉडी का नहीं है। तो आपको रेगुलर शेप्स गिवन है, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, और डिस्क सिमेट्री, अगर आपके पास कोई सॉलिड सिलेंडर है या डिस्क सिमेट्री है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। कोई हुप है, हुप अबाउट सिमेट्री एक्सिस है तो उसका ये होगा, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। रॉड अबाउट सेंटर, अगर आपके पास कोई रॉड है लेंथ में, उसके जो सेंटर के अबाउट उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ये होगा 1/12 ml स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, कैपिटल एम क्या है उसका मैस है, हियर अगेन मैस है, ये आर जो उसका वो रेडियस बनेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी ये सॉलिड सिलेंडर, अगर सॉलिड सिलेंडर है उसका सेंट्रल डायमीटर ले लें, देखिए यहाँ पे आप उसका ले रहे थे उसकी लेंथ में से आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा था, यहाँ पे आपने उसका सेंट्रल डायमीटर लेना है। ठीक है, वर्टिकल पॉइंट से उसका सेंटर ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन जब वो पास हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके इक्वल आ जाएगा, दिस प्लस दिस। हुप अबाउट डायामीटर, यहाँ पे हुप अबाउट सिमेट्री एक्सिस है, यहाँ पे हुप अबाउट डायामीटर है, तो ये उसका आगे जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्फेरिकल कुछ शेल है, इन स्फेरिकल शेल है, ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। रॉड अबाउट एंड है। ठीक है, ये रॉड अबाउट को अब यहाँ पे था सेंटर से ले रहे थे, सेंट्रल से रहेंगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर आप किसी रॉड के एंड पॉइंट से आप अपना एक्सिस पास करते हैं तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके इक्वल है। तो ये तमाम सर्फेसेस इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये आपने फार्मूला जो है अच्छी तरह याद कर लेने हैं। So here is the end of our today lecture.